In this video, we're going to be discussing about very important things that you need to remember before hiring an agency for your immigration process. What is up, people? Welcome back to another video. So hiring an agency is basically the second way to process our application, and I have told you two ways how to process our application or how to apply into a college in my previous video. If you haven't watched that yet, then I'll give you the link in the description and in the I button, so you can go and watch that if you haven't applied into a college yet. So basically this is a very crucial step for every student because the whole process and the visa depends on this step. If you have hired a good and legitimate agency, you will get your visa because there's high chances that they will process your visa with perfection. So that's why you need to hire a good agency, and I'll tell you everything that you need to know before hiring an agency so you can hire a legitimate and a good agency. Also, I will tell you my own experience that how my application was processed by the agency and which was my agency. So without any further ado, let's get into the video. सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस. सो मेरी एजेंसी का नाम WWICS था. मैंने ये अपनी पहली वीडियोस में भी बताया, बट अगर आपको नहीं पता तो WWICS एक एजेंसी है जो मैंने हायर करी थी. नाउ ये बहुत पॉपुलर एजेंसी है एंड यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस एजेंसी. नाउ मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो 2022 में स्टार्ट करी थी इन मार्च. तो जैसे कि हमें पता ही है यार, बहुत सारे केस हमने अपने आसपास देखे हैं कि लास्ट ईयर बैकलॉग की वजह से बहुत सारे लोगों का वीज़ा डिले हुआ था एंड आई वाज वन पर्सन अमंग देम. तो मेरा पहले सितंबर में जाने का था, बट मेरा वीज़ा डिले हो गया था और वो अक्टूबर में आया, तो इसलिए मेरे को अपना कोर्स डेफर कराना पड़ा. इनफैक्ट मेरे को अपना कोर्स चेंज कराना पड़ा. पहले मैं किसी और कोर्स में था, अब मैं किसी और कोर्स में जा रहा हूँ अप्रैल में. ठीक है, तो ये सब चेंजेस एंड डेफरमेंट इन सब में ना काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में आपको फॉर्मेलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स ये सब देखना पड़ता है ना. वो मेरे को पता है अगर ये चीज़ें मैं खुद करता ना तो यार थोड़ी दिक्कत होती. लाइक हो सकता है वो मेरे से अच्छे से ना हो पाता, बट सिंस मेरे पास एक एजेंसी थी तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल सीमलेस वे से हेल्प करी. तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एजेंसी लो. बट ऑब्वियसली देर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर बिफोर हायरिंग एन एजेंसी, जो कि हम इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो इसलिए अगर अच्छी एजेंसी होगी तो ही आपका फ़ायदा होगा, बेकार एजेंसी होगी तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकते हैं. तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि एक अच्छी एजेंसी हमें कैसे हायर करनी है. सो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है बिफोर हायरिंग एन एजेंसी. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है कि जो भी आपकी एजेंसी है वो CICC अप्रूव्ड होनी चाहिए. नाउ CICC की फुल फॉर्म हमारी आती है इमिग्रेंट कंसल्टेंट्स ऑफ कनाडा रेगुलेटरी काउंसिल. नाउ ये एक ऐसा काउंसिल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ऑथराइज एंड डिजाइन करा है फॉर सेटिंग द प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स. नाउ इसका मतलब ये है, अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करें, कि जो भी आपकी एजेंसी है वो CICC अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी उनके पास अप्रूवल होना चाहिए CICC काउंसिल का कि वो एक ऑथराइज्ड एंड लीगल इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं फॉर कनाडा. तो बेसिकली अगर कोई भी एजेंसी वो CICC अप्रूव नहीं है तो वो इलीगली इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का काम कर रही है. तो आपको अगर लेजिटिमेट एजेंसी देखनी है तो आपको ये ज़रूर क्रॉस चेक करना है कि वो एक CICC अप्रूव्ड एजेंसी है या नहीं. नाउ आप CICC के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे जाके देख सकते हो, और जो भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट CICC के साथ अप्रूव्ड होते हैं उनको हम RCIC कहते हैं. इसका मतलब होता है रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट. सो आपकी जो भी एजेंसी आप चूज कर रहे हो वो CICC अप्रूव्ड होनी चाहिए, और इसको आप चेक कर सकते हो. कैसे? एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक वेबसाइट का लिंक. तो उस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि वो एजेंसी CICC अप्रूव्ड है या नहीं. तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे लैपटॉप पे कि कैसे आप किसी भी एजेंसी का नाम सर्च करके उस वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो कि वो CICC अप्रूव्ड है या नहीं. और आप उन एजेंसी वालों से भी पूछ सकते हो इन केस आपको उस एजेंसी का नाम वेबसाइट पे नहीं मिलता है, बट आपको पता है कि आपकी एजेंसी अच्छी है या फिर आपको उन एजेंसी के साथ जाना है, तो आप उन एजेंसी से भी उनका CICC अप्रूवल लेटर मांग सकते हो कि भाई मेरे को अपना अप्रूवल लेटर दिखाओ ताकि मैं ये देख पाऊँ कि आप एक लीगल एजेंसी हो या नहीं. सो गाइज़, ये वाली वेबसाइट है जो कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड इसके ऊपर CICC की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है. तो जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको काफ़ी सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके और भी चीज़ें देख सकते हो. जैसे यू मे ऑल्सो वांट टू चेक द लिस्ट एंड पास्ट डिस्कशंस, करंट प्रोसीडिंग्स, जो भी है. तो यहाँ पे अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको अपनी एजेंसी को चेक कैसे करना है कि वो CICC अप्रूव्ड है या नहीं. वैसे इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जाके क्लिक करो और आप इस वेबसाइट पे आ जाओ. तो यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है. सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि आप अल्फ़ाबेटिकली इसको चेक कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल आपकी जो एजेंसी है उनका नाम जो है A से स्टार्ट होता है, तो आप A पे क्लिक करो.
वेट अ मिनट। तो यहाँ पे आपने ए पे क्लिक करा और यहाँ पे अब जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे सारी एजेंसीज आ जाएंगी, ठीक है, जो भी ए से इनके हैं एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे एजेंसी का नेम आएगा कि ये उनका स्टेटस आएगा कि वो एजेंसी अभी एक्टिव है या फिर उसने रिज़ाइन कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने रिज़ाइन लिख रखा है, इसका मतलब ये जो एजेंसी है ये अब रिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है। ये एक्टिवेटेड एजेंसी है, ये लीव ऑफ एब्सेंस एजेंसी है। तो ऐसे ऐसी एजेंसीज़ हैं, ठीक है। और इनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस भी हैं, जो जो एक्टिव एजेंसीज़ हैं उनके, एंड कंसल्टेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है। तो इसका मेरे को अभी एग्जैक्टली यूज़ नहीं पता, बट अगर आपको इन केस कहीं पे भी इसकी नीड पड़ती है तो यहाँ पे वो दे रखा है। तो यहाँ पे आपको अपना अल्फ़ाबेटिकली चेक कर सकते हो। अब आपको अगर फर्स्ट पेज में नहीं मिला तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आके कि यहाँ पे आपके 38 पेजेस हैं टोटल। तो आप इनमें अपना आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली सिंस अल्फ़ाबेटिकली है तो जो भी आपकी एजेंसी के फॉर एग्जांपल फर्स्ट अल्फ़ाबेट है तो उससे आपने क्लिक करके यहाँ पे देख लिया। अब सेकंड अल्फ़ाबेट है, फॉर एग्जांपल सेकंड अल्फ़ाबेट सी है, ठीक है, तो हम सेकंड पेज में जाते हैं, ठीक है। और जब तक ये ए बी चल रहा है अभी, ए बी, ठीक है, जब तक ये ए सी नहीं आएगा तब तक आप आगे जाते जाओ। फॉर एग्जांपल 5th पेज पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए सी आ चुका है, राइट। ये देखो ए सी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो ए सी में अब आप देख सकते हो कि आपकी क्या क्या एजेंसीज़, क्या मतलब क्या कौन सी एजेंसी आपकी है इसमें लिस्टेड। तो यहाँ से आप वो देख सकते हो। अब सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप एजेंसी से खुद जाके उनकी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि RCIC इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बताया है कि एजेंसी जो भी रजिस्टर्ड होती है उसको RCIC कहते हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, RCIC हैशटैग, ठीक है, उनका स्टेटस क्या है, यानी वो अभी एक्टिवेटेड है क्या है, इनमें से आप चूज़ कर सकते हो एंड ऑल। कंपनी नेम क्या है, एजेंसी का लास्ट नेम क्या है, और फिर उनकी कौन सी कंट्री वगैरह है। तो यहाँ पे आप वो सारी डिटेल्स फिल करोगे, तो आप सर्च करोगे तो आपको जो भी आगे डिटेल्स होंगी वो दिखा देगा। तो यहाँ पे आप अपनी सारी एजेंसीज देख सकते हो, और यहाँ पे सबका मतलब भी बता रखा है कि एक्टिवेटेड एजेंसी कौन सी होती है, रिज़ाइन कौन सी है, फिर लीव ऑफ एब्सेंस क्या है, डिसीज़ एजेंसी कौन सी है। तो ये सब यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी एजेंसी CICC अप्रूव्ड है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि आप जब भी एजेंसी से कोई भी डीलिंग करोगे वो आपकी ईमेल के थ्रू होनी चाहिए। अगर एजेंसी आपको व्हाट्सएप चैट या कॉल्स पे या इन सब पे आपसे डीलिंग कर रही है, सो देयर इज समथिंग फिशी, राइट। बिकॉज जो भी ये सारी ऑफिशियल डीलिंग्स होती है ये सब हमारी ईमेल के थ्रू होती है, एंड दैट टू द बिजनेस ईमेल। अगर आप एजेंसी से कोई भी डीलिंग कर रहे हो, कोई भी आप उनसे बात कर रहे हो, कुछ भी रिसीट वगैरह ले रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ चीज़ें उनके साथ आपको ईमेल के थ्रू चैट करनी है, ना कि व्हाट्सएप के थ्रू, बिकॉज ईमेल इज़ द ऑफिशियल। अगर इन केस, जस्ट इन केस फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी फ्रॉड कुछ भी होता है, तो आपके पास प्रूफ है ईमेल में कि भाई मेरे को ये ईमेल आई थी और ऐसे ऐसे ये चीज़ें थी, ठीक है। तो आपको जो भी डीलिंग करनी है वो सब कुछ ईमेल के थ्रू करना है, ठीक है। और ये देखना कि बिजनेस की ऑफिशियल रजिस्टर्ड बिजनेस ईमेल होनी चाहिए। वाई? बिकॉज कोई भी बंदा जीमेल बना के अपनी मेल से कुछ भी कर सकता है, राइट। बट अगर उस एजेंसी के पास बिजनेस ईमेल है और वो बिजनेस ईमेल के थ्रू आपसे डीलिंग्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका मतलब है कि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। बिकॉज बिजनेस ईमेल हर बंदा नहीं लेता है, जो प्रॉपर बिजनेस होते हैं वही लेते हैं। तो बिजनेस ईमेल अगर आपको नहीं पता है, तो फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक की कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो फेसबुक की कंपनी का लेट्स से एम्प्लॉय का नाम एलेक्स है, ठीक है, तो उसकी बिजनेस ईमेल होगी alex@facebook.com, यानी कंपनी का नाम .com से पहले आता है, तो वो बिजनेस ईमेल होती है, इफ़ यू डोंट नो। तो मेक श्योर करना कि आप जो भी डीलिंग कर रहे हो वो बिजनेस ईमेल के साथ कर रहे हो, कंपनी की यानी एजेंसी की, और सारी चीज़ें एक ईमेल के थ्रू हो रही है। सो ईमेल्स वाला ही हमारा सेकंड पॉइंट भी हमारा यही आता है, थर्ड पॉइंट आई मीन। तो जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हो एजेंसी को, वो आपको ईमेल पे एक एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे उसकी, ठीक है। और कोई भी कैसे भी पेमेंट कर रहे हो, आप बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो, चाहे UPI कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आप कैश पेमेंट मत करना, ठीक है। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपको इन रिटर्न एक रिसीट मिल रही है उनके ऑफिशियल हेड लेटर पे। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो भाई फ्रॉड हो सकते हैं, तो इसलिए कैश में पेमेंट मत करना अंटिल आपको उनके हेड लेटर पे रिसीट मिल रही है। और कोशिश करना कि आप UPI या फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज़ करो, लाइक नेट बैंकिंग और बैंक ट्रांसफ़र और RTGS, एनीथिंग, जिससे कि आपके पास प्रूफ हो आपकी बैंक स्टेटमेंट में कि आपने उनको पेमेंट करी है। और जब भी आप उनको पेमेंट करोगे तब आपको इन रिटर्न एक एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए ईमेल पे या फिर कैसे भी, ठीक है। ईमेल पे ही मिलनी चाहिए, व्हाट्सएप के थ्रू ये सब चीज़ें मत करना, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो ईमेल पे एजेंसी आपको एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगी कि वी रिसीव्ड योर पेमेंट एंड सो ऑन करके जो भी लिखा होगा उन्होंने। तो मेक श्योर करना कि ये सारी चीज़ें आपको मिले, रिसीट मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले, ईमेल पे बातचीत हो,
तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो बढ़िया है। अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू बात करना चाह रहे हैं या फिर कॉल्स पे या फिर कैश लेने जा रहे हैं, तो भाई उस एजेंट से दूर रहो, वो एजेंट फ्रॉड भी हो सकते हैं। नाउ फोर्थ चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है कि जो भी एजेंसी की वेबसाइट है वो एक एड्रेसेबल वेबसाइट है या नहीं। बिकॉज देखो, जो भी लेजिटिमेट बंदा होगा ना, वो अपनी वेबसाइट एंड अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को अच्छा रखेगा, ठीक है। वो अपने क्लाइंट्स को दिखाना चाहेगा ऑब्वियसली कि मैं एक लेजिटिमेट बंदा हूँ। और जो फ्रॉड होगा वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ उसको पैसे लेके भागने वाला सीन है, तो इसलिए वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ें देखनी है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो एजेंसी है उसकी वेबसाइट कैसी है, उनके पास डोमेन नेम है या नहीं, उनकी वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट उनके पास है या नहीं, जो कि आपको वेबसाइट में एक छोटा सा मतलब लेफ्ट में लॉक दिखता है ना, जो भी डोमेन होता है उसके लेफ्ट में एक लॉक होता है अगर आप वेबसाइट कोई भी खोलोगे। तो अगर वो लॉक है तो इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है और वो SSL सर्टिफिकेट है उनके पास। एंड अगर वो लॉक नहीं है तो वहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा जाएगा। तो इसका एक ये मतलब चीज़ है कि उन्होंने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं और ये दिखाती हैं कि ये एजेंसी या फिर ये कंपनी एक लेजिटिमेट कंपनी है या नहीं। नाउ मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि वेबसाइट पे उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, राइट, उनका एड्रेस, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, तो वो सारी चीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे एजेंसी से अपने उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगो, उनका एड्रेस मांगो, ठीक है, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे जैसे भी, और वो चेक करो कि वो चीज़ वो सेम दे रहे हैं या नहीं एज उनकी वेबसाइट पे। बिकॉज लेट्स से वेबसाइट पर उन्होंने कुछ और लिख दिया है, आपको वो कुछ और एड्रेस या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कुछ अलग है, तो ऑब्वियसली दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है, बट इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, वेबसाइट एड्रेसेबल और अच्छी बनी हुई होनी चाहिए, डोमेन नेम होना चाहिए, लॉक होना चाहिए उनकी वेबसाइट पे यानी SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उनकी कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। सो फिफ्थ पॉइंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये काफ़ी सारी एजेंसीज और काफ़ी सारे एजेंट्स जो हैं वो ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी एजेंसी या कोई भी एजेंट आपको अट्रैक्टिव डील्स देने की कोशिश कर रहा है, यानी कोई भी अट्रैक्टिव डील दे रहा है कि आप हमारे साथ काम कर लो और हम आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एजेंसी या कोई भी एजेंट आपको बोल रहा है कि भाई गारंटीड एंट्री दिला देंगे कनाडा में, या जॉब दिला देंगे, अकोमोडेशन दिला देंगे, ठीक है, और अर्ली PR के लिए भी लोग डील देते हैं। मतलब कैसे हो सकता है अर्ली PR? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क इन कनाडा में और इमिग्रेशन ऑफिसर्स पे। कोई भी आपका वीज़ा गारंटी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपके इनफैक्ट खुद के पापा भी इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, तब भी आप 100% मत सोचना कि आपका वीज़ा 100% लग जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऑफिसर्स देखते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल सॉलिड होनी चाहिए, आप खुद एक अच्छे बंदे होने चाहिए, आपके SOP वगैरह बढ़िया होनी चाहिए, तब जाके आपका वीज़ा एक्सेप्ट होता है। बट कोई भी अगर एजेंट आपको ये डील्स दे रहा है कि भाई आप हमारे साथ काम करो और हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो उन पर बिलीव मत करना। तो ये सब आप माइंड में रख के चलना चीज़ें कि कोई भी अगर आपको अट्रैक्टिव डील दे रहा है और आपको लग रहा है कि भाई वो मेरे को फंसाना चाह रहा है, तो भाई उससे पहले ही दूर हो लेना, ठीक है, और उसके चक्कर में मत पड़ना। नाउ 6th पॉइंट हमारा इसमें यह आता है कि कभी कभी क्या होता है, एजेंसीज और एजेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी आपको फोर्स करते हैं कि आप इस कॉलेज में चले जाओ या फिर इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ या आप ये कोर्स ले लो। तो वो इसलिए आपको करते हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि उनके साथ टाई अप होते हैं उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो अगर कोई भी आपको फोर्स कर रहा है, कोई भी एजेंसी, तो पहले ही उनसे दूर हो लेना। बिकॉज आपको समझ जाना चाहिए उस पॉइंट पे कि ये अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हैं। बिकॉज उनका टाइप्स होता है, तो जिसके साथ उनका सबसे बेस्ट टाइप होगा, यानी जिसके साथ उनको सबसे हाईएस्ट कट मिलेगा। बेसिकली मैं बताता हूँ होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी $8,000 या $10,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस है, ठीक है, और आपको 2 सेमेस्टर की पे करनी है, तो लेट्स से आप फर्स्ट ईयर $20,000 पे करके गए हो अपनी फ़ीस। तो जो भी एजेंसी होगी, जिस भी एजेंसी के थ्रू आप गए हो और उन्होंने एडमिशन दिलवाया है, तो उस एजेंसी को उस यूनिवर्सिटी से या फिर उस कॉलेज से कट मिलता है, लेट्स से 10%। तो 20,000 का $2,000 उनको मिल जाएगा एजेंसी को, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी उनको पे करती है स्टूडेंट्स एडमिट कराने के लिए। तो बेसिकली एजेंसीज कभी कभी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए करती हैं कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में भेज देंगी जहाँ से उनको सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिलती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, आप खुद पहले ही कॉलेज और कोर्स वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर लेना। वो मैंने बता रखा है अपनी पिछली वीडियो में, जो मैंने आपको लिंक दिया था शुरू में कि आप हाउ टू अप्लाई इनटू कॉलेज, उसमें जाके आप देख सकते हो कि कैसे आपको सारी चीज़ें खुद करनी है। तो पहले आप अपना कॉलेज वगैरह और कोर्स वगैरह सब देख के रखना, उसके बाद एजेंसी के पास जाके उनको बोलना, ठीक है। वो अगर वो आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं 4-5 चीज़ें तो ठीक है, बट अगर आपको फोर्स कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो वो दिक्कत है। और यहीं पे मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा कि कभी कभी क्या होता है कि
एजेंसीज जो होती है वो आपको बैंक्स में भी फोर्स करती हैं कि आप स्कॉशिया बैंक में ले लो या ICICI में ले लो या किसी में ले लो, तो उस केस में भी आपको उनकी नहीं माननी। ना मेरे को पता है कि एजेंसीज जो होती है प्रोफेशनल होते हैं वो, बट आपको अपने हिसाब से जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे रहना है आपको, वहाँ के हिसाब से देखो, उस सिटी के हिसाब से कि कौन सा बैंक सही है। बिकॉज किसी किसी सिटी में ICICI बैंक की है ही नहीं, तो अगर आप ICICI में अपना ले लेते हो बैंक, तो अगर जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे ब्रांच ही नहीं है, तो भाई आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो सिमिलरली मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। मेरे को एजेंसी जो है स्कॉशिया बैंक बोल रही थी, उन्होंने फोर्स नहीं करा था, बट वो मेरे को बोल रहे थे कि आप स्कॉशिया में ले लो। बट मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करी और सारी चीज़ देखी कि मेरे लिए कौन सी सही है, तो फिर मैंने CIBC बैंक में लिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी है और किसी को भी अपने ऊपर फोर्स मत करने देना कुछ भी। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एजेंसी को हायर करोगे तो कोशिश करना कि आप किसी नोन एजेंसी को हायर करो, ठीक है। लाइक अगर आपके कोई नोन में है जो एजेंसी चलाते हैं तो आप उनके साथ जा सकते हो, अगर आपको उन पर ट्रस्ट है तो, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप ट्रस्टेड एजेंसी को हायर करना। लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, कोई भी नोन में है जो कि ऑलरेडी कनाडा जा चुका है या फिर कोई और कंट्री जा चुका है और वो उन एजेंसी के थ्रू उन्होंने अपना प्रोसेस कराया था, तो आप उनके साथ जा सकते हो, उस एजेंसी के साथ उस एजेंसी को हायर कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि आपके नोन में एक बंदा है और उसके साथ सब कुछ सही हुआ है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, तो वो ट्रस्टेड एजेंसी है। तो कोशिश करना कि आप ट्रस्टेड एजेंसीज के साथ जाओ, ठीक है। और अगर आप पहले से उस एजेंसी को जानते होगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट अगर नहीं जानते, नहीं पता, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं अभी, तो वो सारे आपको चेक करने हैं, हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। बिकॉज एक भी पॉइंट मिस हुआ तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो। तो सारे पॉइंट्स ज़रूरी हैं, चेक करना उन सबको और अच्छे से देखना कि वो एजेंसी आपके लिए लेजिटिमेट और सही है या नहीं। नाउ हम बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में जो कि आफ्टर हायरिंग एन एजेंसी आपको नहीं करनी है। देखो कुछ लोग होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं आफ्टर हायरिंग एन एजेंसी। उन्होंने एजेंसी तो हायर कर ली बट उसके बाद वो फिर कुछ चीज़ें मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से उनको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी है आफ्टर हायरिंग एन एजेंसी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है रिलाई 100% ऑन एजेंसी। तो मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ कि चाहे आप एजेंसी के वे से जाओ चाहे ना जाओ, बट आपको रिलाई नहीं करना 100% ऑन द एजेंसी। इसका मतलब कि आपको सारी नॉलेज खुद भी होनी चाहिए और आपको सब पता होना चाहिए कि क्या स्टेप हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या मेरे प्रोसेस में किस स्टेप पे हूँ मैं और किस स्टेप में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे जा रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे को मिल रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको खुद भी पता होनी चाहिए। बिकॉज मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एजेंसी को हायर कर लिया, अब उनको खुद कुछ नहीं पता भाई क्या चल रहा है, ठीक है। वो एजेंसी पे 100% रिलाई कर चुके हैं, वो जो कर रही है, कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, वो देखे जा रहे हैं बस बैठ के, ठीक है। और उनको खुद कुछ नहीं पता। तो ये बिल्कुल मत करना, ठीक है। बिकॉज इससे फ्यूचर में ही ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ, बट इसमें मैं दोबारा बोल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे चीज़ कि भाई आपको 100% एजेंसी पे नहीं होना है रिलाई, ठीक है। आपको खुद भी सारी चीज़ पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और इससे क्या होता है, इससे आपके फ्रॉड के चांसेस भी कम होते हैं। सो मेक श्योर यू ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ एवरी स्टेप। सेकंड पॉइंट अगेन हमारा बैंक अकाउंट वाला ही है। मैं आपको ये बता चुका हूँ बट मैं इसमें दोबारा एक बार ये पॉइंट ऐड कर रहा हूँ इस वाले सेक्शन में कि आपको जो भी बैंक अकाउंट है वो एजेंसी को चूज़ नहीं करने देना। आपको खुद रिसर्च करके चेक करना है कि कौन सा बैंक अकाउंट आपके खुद के लिए सही रहेगा। और आपको ये चीज़ देखनी है कि भाई आपकी सिटी में कितनी नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ हैं उस बैंक की, ठीक है। और आपके लिए क्या मतलब उसके सेविंग्स अकाउंट, उसके चेकिंग अकाउंट्स, इन सब में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या सीन है। और अपने हिसाब से आपको सारी चीज़ें देखनी है, अपने कंफर्ट के हिसाब से कि भाई मेरे को जो चीज़ें चाहिए, जो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग है वहाँ जाके उसके हिसाब से मेरे लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी यार। कनाडा जाना हल्की बात नहीं है, कनाडा क्या कहीं भी बाहर जाना हल्की बात नहीं है। आपको खुद भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बैंक अकाउंट खुद डिसाइड करना रिसर्च करके, ना कि एजेंसी को डिसाइड करने देना। ऑब्वियसली वो आपको रेकमेंड कर सकते हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं, बट डिसाइड आपको ही करना है एट द एंड। तो लास्टली मैं यही कहूँगा एट द एंड कि भाई सारी चीज़ें ऑफिशियल रखना, अपने चेक में रखना, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप डील कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए, आपके मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी और सेकंड पर्सन डील कर रहा है तो उसको पता होनी चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो एजेंसी में आप दे रहे हो और जो उनसे ले रहे हो, उसका एक फ़ोल्डर बना लेना अपने लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, जिसमें भी, उसमें उसका एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लेना कि भाई इसमें मेरे को सारे एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स मैंने ये मेरे पास आए हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दिए हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी आप कनाडा जाओगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इन हैंड हों। और उससे काफ़ी सेफ्टी भी रहती है बिकॉज इमिग्रेशन पे कुछ भी मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक में रखना गाइस। तो बाकी इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।
और मैंने उदयपुर के व्लॉग्स भी अपने 3 डाल दिए, मेरे 2-3 और आने वाले हैं। तो अगर आपको वो बढ़िया लग रहे हैं तो उनको भी जाके देखो, मैंने प्लेलिस्ट में दे दूंगा आई बटन में। और मैं मेन टेक में जा रहा हूँ जैसा कि ऑब्वियसली आपको पता है, तो उसके जाने से पहले मैं काफ़ी वीडियोज़ अभी और आनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 मंथ रह गए हैं, ठीक है, जाने में। तो उससे पहले काफ़ी वीडियोज़ और आनी है और काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स पे आनी है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको ये देखने की नीड है, और कमेंट कर देना कि आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा। सो नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी सेफ, कीप हसलिंग, बाय बाय। Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.